ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन ने कहा था, हमारा ना कोई स्थायी सहयोगी है ना स्थायी शत्रु, केवल हमारे हित स्थायी हैं और उन हितों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। आज दुनिया के सभी देश इसी तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध बना और बिगाड़ रहे हैं। ये हितों का ही असर है कि कभी शत्रु कहलाने वाले देश मित्र बन जाते हैं और कभी पक्के सहयोगी रहे देश आपस में होड़ पर उतर आते हैं। किसी ने शायद इसीलिए ही कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध बिल्कुल इस तर्ज पर काम करते हैं जैसे ऊंट किस करवट बैठे पता ही न चले। हालिया समय में जिस तरह अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया एक दूसरे के करीब आए हैं, उससे ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। अमेरिका, जिसने विश्व के पहले नाभिकीय हमले द्वारा जापान को लगभग तबाह कर घुटने पर ला दिया, वो दोनों देश आज चिर परिचित शत्रु नहीं बल्कि पक्के मित्र हैं। वहीं दक्षिण कोरिया, जिसने कभी जापानी उपनिवेशवादी बर्बरता से आजाद होने के लिए लंबा संघर्ष किया, आज वो देश एक दूसरे के साथ अपने संबंधों की मजबूती में लगे हैं। हालिया संपन्न कैंप डेविड सम्मेलन में तीनों देशों के बीच मजबूत होते इन संबंधों की झलक मिलती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसे कौन से हित हैं जिन्हें साधने ये तीनों देश एक साथ आए हैं। इनके साथ आने से वर्ल्ड ऑर्डर पर क्या असर देखने को मिलेगा और क्या, जैसा कि चीन द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, ये उत्तर पूर्व एशिया का मिनी नाटो है। तो ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब हम इस चर्चा के माध्यम से तलाशने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हालिया संपन्न कैंप डेविड सम्मेलन ऐसा पहला मौका है जब अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के राष्ट्राध्यक्षों ने आधिकारिक संयुक्त शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। इसके पहले वो नाटो जैसे दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अलग से वार्ता कर रहे थे। ऐसे में सम्मेलन खास तो है, लेकिन ये सम्मेलन अपने चयनित स्थान के कारण और खास हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा स्थान रहा है जहां कई ऐतिहासिक और विवादास्पद समझौते हुए हैं। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की गुप्त वार्ता यहीं संपन्न हुई थी। तो वहीं कैंप डेविड 1959 के अमेरिका सोवियत संघ की बैठक, 1978 में मिस्र इजराइल समझौता और 2000 में फिलिस्तीन इजराइल वार्ता जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का भी ये गवाह रहा है। इतना ही नहीं, वर्ष 2019 में अमेरिका और तालिबान के बीच भी समझौता यही होना तय हुआ था। ऐसे में विश्लेषकों का मानना है कि इस स्थान के चयन द्वारा यही प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है कि तीनों देश आपसी संबंधों को लेकर कितने गंभीर हैं। सम्मेलन के दौरान तीनों देशों ने सुरक्षा से जुड़ी जानकारी साझा करने, किसी खतरे या संकट की स्थिति में एक दूसरे के साथ समन्वय करने की प्रतिबद्धता जताई। इसके साथ ही तीनों देश विदेश, रक्षा, वित्त और उद्योग मंत्रियों तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच नियमित रूप से त्रिपक्षीय बैठक शुरू करने पर भी सहमत हुए। तीनों देश एक वार्षिक त्रिपक्षीय इंडो पैसिफिक वार्ता शुरू करने, दुष्प्रचार विरोधी प्रयासों के समन्वय के तरीकों पर चर्चा करने, नियमित आधार पर वार्षिक मल्टी डोमेन त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित करने पर भी राजी हुए हैं। उन्होंने वास्तविक समय में उत्तर कोरिया पर मिसाइल चेतावनी डाटा साझा करने और संवर्धित बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर भी अपनी सहमति जताई है। विश्लेषक इस सम्मेलन को उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु शस्त्रागार और चीन के साथ अमेरिका की रणनीतिक प्रतिद्वंदिता के तौर पर देख रहे हैं। संयुक्त बयान में तीनों देशों ने साफ कहा है कि वो सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार उत्तर कोरिया के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए एकजुट है तथा एकीकृत कोरियाई प्रायद्वीप का समर्थन करते हैं। देखा जाए तो यूक्रेन युद्ध ने भी इस सम्मेलन की पृष्ठभूमि तैयार की है। जिस तरह रूस ने यूक्रेन को निशाना बनाया है, चीन द्वारा भी ताइवान पर एक तरफा कार्रवाई के आसार बढ़ गए हैं। अगर ऐसा होता है तो नॉर्थ ईस्ट एशियाई देशों को इसका प्रभाव भुगतना होगा। जापान और दक्षिण कोरिया के संबंध चीन से पहले से ही अच्छे नहीं हैं। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और इसीलिए जापान दक्षिण कोरिया की बढ़ती नजदीकी को इस नजरिए से भी देखा जा रहा है। विश्लेषक सम्मेलन को हिंद प्रशांत में अमेरिका के बढ़ते वर्चस्व के तौर पर भी देख रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सऊदी ईरान के बीच समझौता कराकर जिस तरह चीन ने खाड़ी देशों में खुद को रणनीतिकार के रूप में स्थापित किया है, जापान कोरिया के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाकर अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में वही दर्जा हासिल करना चाहता है।
यही कारण है कि इस सम्मेलन के बाद अमेरिका एक बार फिर विश्व पटल पर छा गया है। इन देशों का साथ आना कितना महत्वपूर्ण है, इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि जहां चीन ने इसे मिनी नाटो कहकर इस पर आपत्ति जताई, वहीं सम्मेलन के कुछ ही देर बाद ताइवान के आसपास ड्रिल कर इन देशों को अनौपचारिक संदेश भी दिया। वहीं उत्तर कोरिया पहले ही ये साफ कर चुका है कि अमेरिका या दक्षिण कोरिया के साथ वो किसी तरह की औपचारिक वार्ता नहीं करेगा, बल्कि अगर अमेरिका का इस क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है तो वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से भी नहीं चूकेगा। चीन के पहले से ही जापान और दक्षिण कोरिया से संबंध अच्छे नहीं हैं, जबकि अमेरिका और चीन अघोषित शीत युद्ध 2.0 में एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं। क्वाड, जिसमें जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं, उसे भी चीन एशियाई नाटो कहता है। IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को लेकर भी चीन अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका है। वहीं 2017 में जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया में औपचारिक रूप से टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी THAAD मिसाइल रक्षा प्रणाली को तैनात करना शुरू किया, तो चीन ने इसका कड़ा विरोध किया था। चीन ने दक्षिण कोरिया में समूह दौरों पर प्रतिबंध लगा दिया, तो वहीं चीन में K-पॉप संगीत कार्यक्रम और K नाटक प्रसारण भी बंद कर दिया गया। अनुमान के मुताबिक इससे दक्षिण कोरिया के पर्यटन उद्योग को 2017 से 2019 तक $24 बिलियन का नुकसान हुआ। ऐसे में दक्षिण कोरिया को चीन के आगे झुकना पड़ा। दक्षिण कोरिया ने थार्ड बैटरी तैनात नहीं करने, क्षेत्रीय अमेरिकी नेतृत्व वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली में भाग नहीं लेने और अमेरिका व जापान के साथ त्रिपक्षीय गठबंधन में शामिल नहीं होने की प्रतिज्ञा भी ली थी। हालांकि अब इस सम्मेलन के द्वारा दक्षिण कोरिया अपनी शर्तों से मुकर गया है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि जब दक्षिण कोरिया को चीन के प्रतिबंधों के कारण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था, तब अमेरिका ने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया था। वहीं कोरिया का विभाजन अमेरिका और USSR के बीच चले शीत युद्ध का ही परिणाम है। ऐसे में वो अमेरिका और चीन के बीच चल रहे शीत युद्ध को कितनी गंभीरता से लेगा, ये अभी तक साफ नहीं है। चीन पर जापान और दक्षिण कोरिया की आर्थिक निर्भरता भी इस संबंध को मुश्किल बनाती है। हाल ही में अमेरिका की राह पर चलते हुए जापान ने चीन से आने वाले दुर्लभ खनिज केलियम पर व्यापक प्रतिबंध लगाया है, लेकिन इससे उसकी ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र को भारी नुकसान होने के आसार लगाए जा रहे हैं। वहीं जापान के करीब जाकर दक्षिण कोरिया के नेतृत्व को आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि नेतृत्व के बदले ही इन संबंधों पर भी काले बादल छा जाएंगे। ऐसे भी इन देशों ने अपने ग्रुप का संस्थानीयकरण नहीं किया है। वहीं जैसा कि चीन द्वारा इसे नॉर्थ ईस्ट नाटो या प्रशांत नाटो कहा जा रहा है, ये ब्लॉक ऐसा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये कोई नया या औपचारिक संगठन नहीं है। अमेरिका को जापान और दक्षिण कोरिया से अलग से जोड़ने वाली मौजूदा रक्षा संधियों के अलावा प्रत्येक पक्ष के लिए दूसरे की रक्षा में आने की कोई प्रतिबद्धता नहीं है। जापान और दक्षिण कोरिया के संबंध जैसे रहे हैं, उससे निकट भविष्य में ऐसा होने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। दक्षिण कोरिया का एक बड़ा तबका आज भी जापान की बर्बरता और शोषण को भूला नहीं है। वहाँ का नागरिक समाज चाहता है कि औपनिवेशिक सत्ता के दौरान जापान ने दक्षिण कोरिया पर जो जुल्म किए हैं वो उनकी माफी मांगे, लेकिन जापान द्वारा औपचारिक रूप से इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। तो ऐसे में इन तीनों देशों का साथ आना कितना सफल होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया का साथ आना प्रशांत नाटो की आहट है, इस कथन का परीक्षण कीजिए।